हेलो दोस्तों, एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग एलडीसी 25% कोटा के अंतर्गत जो एग्जाम होता है उसी का यह क्वेश्चन है। जो यह टीपीजे डिवीजन में एग्जाम हुआ था उसी का यह क्वेश्चन है। अर्थात यह इसी संडे को जो टेस्ट लिया गया था, टेस्ट सीरीज 8, उसी का पार्ट 3 है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें 66 से ऊपर जो है वीडियो बना दिया गया है। पार्ट 1 एंड 2 एक पार्ट 3 है। इसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सारे क्वेश्चन को जैसे पार्ट 1 एंड 2 में डिटेल रूप से बताया गया है, इसमें भी उसी प्रकार पूरे डिटेल रूप से हर एक क्वेश्चन पर 1 2 3 क्वेश्चन, जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से सारे के सारे क्वेश्चन को क्लियर किया जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसलिए कि हर नोटिफिकेशन या जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपके तक वहां तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए हम देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में क्या करें। 66 के ऊपर पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिया गया, उसको भी आप लोग जाकर देख सकते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में बताया गया है। चलिए 66 में क्या कह रहा है कि ए आयाम डैश के बीच में मापा जाता है। मतलब कि ए डायमेंशन जो है किसके और किसमें किसके बीच में मापा जाता है, यह जो है यह क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल रूप में आपको बता दूंगा। ए आयाम मतलब कि ए डायमेंशन, बी और जो क्या बोलते हैं ए और ई डायमेंशन, दो ही क्वेश्चन पूछता है सबसे अधिक, ए डायमेंशन और ई डायमेंशन। एसी में और नॉन एसी में दोनों में पूछता है, इसलिए इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में मैं आपको बता दूं। ये तो पहले ये बता दूं कि ए डायमेंशन किसके बीच में मापा जाता है। तो ये मापा जाता है ऐसे भी बैरल और कंट्रोल रड हेड के बीच में मापा जाता है। ठीक है, ऐसे भी बैरल, ऐसे भी का मतलब होता है स्लैंग एडजस्टर बैरल, ऐसे भी का फुल फॉर्म हो जाता है स्लैंग एडजस्टर बैरल। ठीक है, तो ऐसे भी बैरल और कंट्रोल रड हेड के बीच में ए डायमेंशन मापा जाता है। और ए डायमेंशन होना कितना चाहिए ये मैं आपको डिटेल में बता दूं। एसी के लिए 22 प्लस प्लस माइनस 2 mm होना चाहिए। ठीक है, और नॉन एसी के लिए यही जो है आपका हो जाता है 16 प्लस माइनस 20 mm। ठीक है, यहाँ भी जीरो है। ठीक है, तो एसी के लिए हो जाता है 22 प्लस माइनस 20 mm और नॉन एसी के लिए 16 प्लस माइनस 20 mm। याद रखिएगा, इसको कॉपी में एक जगह नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसको ढूंढने में एक जगह कहीं अदर मिलेगा, कहीं बाद में खोजने में आपको जो है परेशानी होगा। ये तो हो गया एसी और नॉन एसी के लिए ए डायमेंशन। और दूसरा पूछता है ई डायमेंशन। तो ई डायमेंशन जो है सभी के लिए 375 प्लस माइनस 25 mm होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग एक ही जगह कॉपी में नोट कर लेंगे ताकि ढूंढने और पढ़ने में सावधानी होगा। ठीक है, 25। अब देखिए कहीं कहीं ये भी देखिए पहले प्लस माइनस 25 का मतलब हो गया कि कभी कभी किस स्थिति में मैंने मन 375 से 25 जो है बढ़ भी सकता है, 25 जो है घट भी सकता है। कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी दे देता है, आप देखिएगा, इसको भी आप नोट में करके लिख लीजिएगा। ई डायमेंशन लिख देता है कि डायमेंशन कितना होता है, तो इसमें 25 इसमें से घटा दीजिएगा 375 में से, तो 350 हो जाएगा और 25 जोड़ दीजिएगा तो ये 400 हो जाएगा। ठीक है ना, 400 हो जाएगा। तो कहीं कहीं ऑप्शन में ये भी लिख देता है 350 से 400 के बीच। ठीक है ना, तो ये भी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या क्या मतलब कि अंक में दिया हुआ है। और ये भी क्वेश्चन जो है आंसर में देता है, मैंने सेट बनवाता हूं, मैं देखता हूं। ठीक है ना, कि 350 से लेकर के 400 भी कहीं कहीं ऑप्शन में रहता है, लेकिन अधिकांशतः यही रहता है 375 प्लस माइनस 25 ई डायमेंशन। और एसी नॉन एसी सभी के लिए बराबर होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, अब इस बात को आप अच्छे समझ गए होइएगा। चलिए ऐसे भी जो है स्लैंग एडजस्टर बैरल जो है ए डायमेंशन जो है करा, ए डायमेंशन जो है किसके बीच मापा जाता है, तो ए से भी और कंट्रोल रड हेड के बीच। ठीक है, ये तो हो गया। और इस पे ए डायमेंशन कितना होते हैं भी क्लियर हो गया आपको, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा मेरे भाई। चलिए पीओएच अवधि डीवी का, देखिए डीवी की पीओएच अवधि पूछ रहा है। देखिए इसमें तो सेट में दिया हुआ है, लेकिन अधिकांशतः जो है जल्दी नहीं मिलता है क्वेश्चन में। बुक जो भाई पढ़ते होंगे उनको जो है जल्दी से मिल जाएगा, जो क्योंकि चैप्टर वाइज दिया रहा था, इसलिए बुक भी पढ़ना जरूरी है। बहरीज का जो भी बुक जो है उसमें मैंने पढ़ा है। तो देखिए यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अनुसार तो इसमें जो क्वेश्चन है ऑप्शन के अनुसार जो है 6 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर होगा। ठीक है, लेकिन बुक में पढ़िएगा बहरीज वाला या सीएनडब्ल्यू में, तो वहां भी कहीं कहीं दिया हुआ है कि 8 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो है 6 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर। अच्छा एक बात और मैं बता दूं कि जो भाई टेस्ट दिए होंगे
उसमें जो है इसमें बी जो है सही कराया गया है, जो गलत है वो भाई अपना सुधार कर लेंगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर जो है ए हो जाएगा, या इसको भी नोट में करके लिख लीजिए 8 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर, क्योंकि अब बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है 6 वर्ष या 5 लाख किलोमीटर ऑप्शन के अनुसार यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसनो बोगी 22 एचएस ट्रॉली में किस प्रकार का साइड बैरियर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है स्प्रिंग लोडेड सीसी टाइप साइड बैरियर और पीयू टाइप साइड बैरियर का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, ये भी बैगन वाले के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में बोल रहा है कि कैसनो बोगी की साइड फ्रेम कॉलम फ्रिक्शन प्लेट्स में किस प्रकार के स्टील का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, मैं सब ऑप्शन को पढ़ूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं हर एक क्वेश्चन को डिटेल में मैं बताऊंगा तो वीडियो तो लंबा होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट टू द पॉइंट जो आंसर है मैं उसी को मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो 69 का आंसर जो है सी हो जाएगा, सिल्को मैग्नीज स्टील। ठीक है, सिल्को मैग्नीज स्टील 69 का आंसर हो जाएगा। चलिए, आईसीएफ कोच से रेल स्तर की ऊंचाई, रेल स्तर से ऊंचाई, ये रेल स्तर से ऊंचाई जो है ये सीबीसी की ऊंचाई नहीं पूछ रहा है, ये छत तक की ऊंचाई पूछ रहा है, जो कि इसमें नहीं लिखा है आईसीएफ आरसीएफ की। ठीक है, तो ये हो जाता है 40-25 mm, यानी 4025 mm। ठीक है, याद रखिएगा 4025 mm हो जाता है। ऐसे भी सीबीसी की ऊंचाई जो आप जानबे करते हैं कि न्यूनतम जो है 1030 mm होता है, और अधिकतम जो है 1105 mm होता है सीबीसी की ऊंचाई। ठीक है ना, लेकिन यह जो है यहाँ पर जो है खाली रेल स्तर से ऊंचाई कह दे रहा है, इसमें कोई इंडिकेट नहीं कर रहा है कि छत या सीबीसी या फ्लोर। ठीक है, फ्लोर का जो है 1320 हो जाता है, तो इस तरह करके नहीं लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट ऑप्शन के अनुसार यह पता चलता है कि यह छत की ऊंचाई कह रहा है, तो 40-25 मतलब कि 4025 mm हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एनएमजी कोच का संशोधित अधिकतम भार मतलब कि लोड जो है कितना उसका होता है। ठीक है, मतलब कि 71 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएमजी का फुल फॉर्म तो बी मैं यहाँ पर लिख दूं, एनएमजी का फुल फॉर्म जो है आप तो जानबे करते हैं, एनएमजी यानी न्यू मॉडिफाइड गुड्स। न्यू मॉडिफाइड गुड्स, इसका सही आंसर जो है लोड जो है 9.20 होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनएमजी का फुल फॉर्म अभी बताया, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। न्यू मॉडिफाइड गुड्स है क्या, आप जान रहे हैं। जो वर्कशॉप में जो काम करते होंगे गैरेज वर्कशॉप में, वो देखते होंगे कि जितने भी आईसीएफ जो है मतलब कि गाड़ी जो भी है कोच है, उसको जो है अंदर के सारे सीट को काट करके मालगाड़ी जो होता है बीसीएन, उसी की तरह इसको बनाया जा रहा है। मालगाड़ी जो बीसीएन होता है उसी के हिसाब से इसको भी बनाया जा रहा है। आईसीएफ पुराने जो मतलब कि कोच होते हैं उसको काट करके अंदर का जितना भी सीट है उसको एनएमजी बनाया जा रहा है। ठीक है, उसी का नाम है एनएमजी, न्यू मॉडिफाइड गुड्स। इसमें एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, लिख लीजिएगा भैया, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पर मैं जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दें, वीडियो लंबा हो जा रहा है। देखिए 100 क्वेश्चन में मैं 3 पार्ट करके बनाया हूँ, 3 माने 25-30 क्वेश्चन का एक पार्ट, 1-1 घंटा का वीडियो। बताइए क्यों, क्योंकि मैं डिटेल में मैं बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए 3 पार्ट इसको बनाना पड़ा हमको। ठीक है, अगर खाली केवल क्वेश्चन ही पढ़े तो साला आधा घंटा में पढ़ करके क्लियर कर देंगे हम। ठीक है, लेकिन अब चलिए इसके बारे में एनएमजी, तो इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि इसमें एनएमजी में फिर आखिर क्या लादा जाता है, क्या इसमें लोड होता है। तो इसमें जो है 4 व्हीलर लोड होते हैं। ठीक है, 4 व्हीलर जितने भी गाड़ी हैं मतलब कि ऑटोमोबाइल्स, उसमें आंसर में ऑटोमोबाइल्स रहता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स को जो है या एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का कार्य करता है, यानी वही लोड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और क्या लिखा है कि सीआर का विस्तार रूप, आप तो जानते हैं सीआर का विस्तार रूप है कंट्रोल रिजर्वायर होता है। क्या होता है, कंट्रोल रिजर्वायर। कहाँ दिया हुआ है, सी में दिया हुआ है। तो कंट्रोल रिजर्वायर तो आम बात है। एआर का फुल फॉर्म जो होता है एक्जुलरी रिजर्वायर होता है। सीआर का मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर होता है। बीपी का मतलब हो जाता है बीपी का मतलब ब्रेक पाइप, फीड एफपी का मतलब फीड पाइप। ठीक है, डीबी का मतलब डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व। इस तरह करके आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो सभी को याद है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको विस्तार रूप में खास बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं। इतना नहीं जानते हैं तो फिर क्या तैयारी कर रहे हैं क्या। सीआर हो गया। चलिए अब है आईसीएफ कोच का हेलिक्स एंगल स्प्रिंग का रंग क्या होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आईसीएफ कोच का हेलिकल स्प्रिंग कॉइल स्प्रिंग का रंग कैसा होता है, तो इसको याद रखिएगा YBG। ठीक है ना, येलो ब्लू ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ इस तरह का भी क्वेश्चन कर देता है कि ए ग्रुप का
कॉइल स्प्रिंग का रंग कैसा होता है, तो येलो होता है। बी ग्रुप का रंग कैसा होता है, तो ब्लू होता है। सी ग्रुप का कैसा होता है, तो ग्रीन होता है। ये भी क्वेश्चन आता है मेरे भैया, मेरे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त, ठीक है ना। इसको भी आप कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। इसको याद कर दीजिएगा, YBG, येलो ब्लू ग्रीन, ठीक है। हेलिकल स्प्रिंग का रंग YBG होता है। कहाँ दिया हुआ है इसमें, थोड़ा देख लीजिए, येलो ब्लू ग्रीन, यानी ए नंबर में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा। ये भी आप लिख लीजिएगा, ए ग्रुप का अगर पूछे तो वाई मारिएगा, बी ग्रुप का पूछे तो बी मारिएगा, सी ग्रुप का पूछे तो जी मारिएगा, मतलब कि ग्रीन मारिएगा मेरे भैया, ठीक है। कॉइल स्प्रिंग, ठीक है। इससे रिलेटेड भाई देखिए, मैं जो भी क्वेश्चन पे माइंड पर जितना क्वेश्चन आता है दिमाग पर, उससे रिलेटेड मैं बता देता हूँ। जैसे अभी आ गया दिमाग पर कि यह हल्का जो स्प्रिंग जो है कहाँ बनता है, तो ये जो स्प्रिंग जो है मध्य प्रदेश, MP, ये राज्य का नाम है, MP के ग्वालियर, ग्वालियर ग्वालियर जिले में बनता है। ग्वालियर जिले के सिंथौली नामक सिंथौली नामक स्थान पर जो है यह बनता है। क्वेश्चन आ जाता है कि हेलिकल स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग कारखाना कहाँ पर है, तो कहीं ऑप्शन में MP आ जाता है, कहीं ऑप्शन में ग्वालियर आ जाता है, कहीं ऑप्शन में सिंथौली आ जाता है, ठीक है। तो इसलिए तीनों को आप लिख लीजिए, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन में मिले तो मार दीजिएगा। अब आप कहिएगा कि अगर तीनों ऑप्शन में मिल जाए तो हम क्या करेंगे मेरे सर जी, तो उस वक्त जो है सिंथौली मारिएगा, क्योंकि सिंथौली ग्वालियर सब तो जगह, मतलब कि स्टेट और जिला का नाम है, जगह तो सिंथौली है ना, सिंथौली मारिएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक बने हैं, अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, BPC का अर्थ क्या होता है, तो ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, आप तो जानते हैं ब्रेक पावर सर्टिफिकेट जो है। अब इसमें देखिए, फिर दिमाग पर आ गया, इसमें जो है क्वेश्चन BPC आता है जो किस रंग का होता है, तो यह येलो रंग का होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। BPC का रंग, तब BPC जो है ब्रेक पावर सर्टिफिकेट, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंतराल पर एक बीजी कोच का अनुसूची C जो है होता है, मतलब कि C शेड्यूल। इसके बारे में पार्ट 1 में पूरे डिटेल में मैंने बताया है मेरे भैया। पार्ट 1 जा करके अगर देख लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें पूरा हम ABC जो है जितने भी है D1 D2 D3 और उसमें IOH POH जितना भी है, A शेड्यूल, B शेड्यूल, C शेड्यूल, सब मैंने बताया है पार्ट 1 में। उसमें आप जा करके देख लें, ताकि इसको मैं बताऊंगा तो वीडियो जो है लंबा हो जाएगा। लेकिन तत्काल मैं जल्दी में मैं बता दे रहा हूँ उतना विस्तार में, लेकिन आपके काम चलने के लायक। मान लेते हैं कोई फर्स्ट वीडियो देख रहा हो, ठीक है, किस अंतराल पर ABCD मतलब कि ये किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि A शेड्यूल B शेड्यूल जो होता है ICF में होता है, D1 D2 D3 जो होता है LHB में होता है, ठीक है ना। LHB में जो है D1 D2 D3 होता है, और ICF में जो है क्या होता है, ABC होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम A लिख देते हैं। A शेड्यूल जो होता है, देखिए यहाँ पर पहले एक तो लिख देते हैं ट्रिप्ट शेड्यूल, ठीक है। ICF में एक होता है ट्रिप्ट शेड्यूल, ठीक है। तो ट्रिप शेड्यूल जो है एवरी ट्रिप होता है, आफ्टर ट्रिप, मतलब कि एवरी ट्रिप। हम आप शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, आप लिख लीजिएगा मेरे भैया थोड़ा ये विस्तार से, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। तो ये एक होता है ट्रिप शेड्यूल, जो एवरी ट्रिप होता है, प्रत्येक ट्रिप माराएगा तो उसमें उसका चेक किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ए शेड्यूल, ठीक है। तो ए शेड्यूल जो है 30 दिन पर किया जाता है, 30 दिन प्लस माइनस 3 दिन होता है, ठीक है। और एक आता है बी शेड्यूल, ठीक है। तो बी शेड्यूल जो है ये होता है आपको 3 माह हो जाता है, यहाँ पर 3 माह प्लस माइनस 7 डेज, ठीक है। 7 डेज हो जाता है, प्लस माइनस 7 डेज। और यहाँ पर क्वेश्चन में जो C शेड्यूल है, किस अंतराल पर बीजी कोच की, यहाँ पर C शेड्यूल दिया हुआ है। तो C शेड्यूल जो है यहाँ पर कहाँ दिया हुआ है, 6 मंथ प्लस 7 डेज, प्लस माइनस 7 डेज दिया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 6 माह प्लस माइनस यहाँ पर 15 दिन होता है, कहीं 7 डेज भी दे देता है, जिसे यहाँ पर दिया हुआ है 7 डेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है 6 माह प्लस माइनस 15 दिन हो जाता है। और LHB में वहीं एक जैसे एवरी ट्रिप हो जाता है, उसी प्रकार एवरी ट्रिप के बदले जो है यहाँ पर LHB में D1 होता है। D1 जो होता है एवरी ट्रिप होता है, आप लिख लीजिएगा फुल में, एवरी ट्रिप होता है। D2 जो होता है, D2 जो होता है आपको 20 दिन प्लस माइनस 3 दिन हो जाता है। और D3 जो हो जाता है आपको 6 माह प्लस माइनस जो है प्लस माइनस आपको 15 दिन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको कॉपी में एक जगह नोट कर ले तो बहुत ही बेटर रहेगा। मैं तो जल्दी मैंने बता दिया, पार्ट 1 में पूरा डिटेल में मैंने बताया कैसे याद किया जाता है पूरा, मैं उसको भी याद करने का तरीका भी मैंने बताया है, ठीक है ना। SS1 SS2 SS3 मैंने तीनों बताया है, ठीक है ना। SS1 SS2 SS3 पार्ट 1 में, इसके पार्ट 1 जो होगा उसमें आप जा करके देख ले, और इसको जो है कॉपी में एक जगह नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ज़्यादा मैं फिर बताए हुए क्वेश्चन को फिर मैं बताता हूँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए क्या लिखा है कि मैनिपुलेटर का उद्देश्य क्या है। देखिए मैनिपुलेटर क्या है, ये देखिए पहले क्या है इसके बारे में मैं बता दूं। मैनिपुलेटर एक रोबोट है,
ठीक है, क्या है? एक रोबोट है जो वेल्डिंग का कार्य करता है। ये क्या है? एक रोबोट है जो वेल्डिंग का कार्य करता है। इसमें और क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? रोलिंग बेयरिंग में परीक्षण के लिए, डाउन हेड वेल्डिंग के लिए, ये सब जो दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो है डाउन हेड वेल्डिंग हो जाएगा। रोबोट का उद्देश्य क्या है? डाउन हेड वेल्डिंग करना। रोबोट क्या है? एक मतलब मैनिपुलेटर क्या है? यह एक रोबोट है। कुछ कुछ में करके आप लोग लिख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है? पारंपरिक सेल के साइड वाले में प्रयुक्त कार्टन स्टील की विशेष विवरण है। 78 में क्या कह रहा है? क्या है? यानी सेल के बारे में बता रहा है। तो इसके बारे में भी पार्ट 1 में मैंने पूरा डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है ना। लेकिन मैं फिर से मैं आपको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, सेल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर तो सेल के क्या पूछ रहा है? सेल का कार्टन स्टील की विशेषता। तो IRMS 41 इसका हो जाएगा, लेकिन कैसे होगा सो मैं आपको डिटेल में मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो आता है, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूँ इसलिए क्योंकि पार्ट 1 में पूरा डिटेल के साथ मैंने बताया, उसको जरूर देख लीजिएगा। फिर मैं जल्दी से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। साइड वाल और इंड वाल जो हो जाता है आपको फेरेटिक स्टील, एफ क्यों लिख देता हूँ भैया, आप लिख लीजिएगा फेरेटिक FS। फेरेटिक स्टील जो है आपको 400, यहाँ पर लिखता है SS 409, ठीक है ना। और ऊपर जो है रूफ एंड फ्लोर जो है, ये फेरेटिक स्टील था, ये आ जाता है स्टेनिक स्टील। इसका जो लिखता है SS 304, ठीक है। इसको इस टाइप से लिखता है, ठीक है ना। तो आप लिख लीजिएगा, पार्ट 1 में जरूर जाकर देखिएगा, मैंने पूरा डिटेल में मैंने बताया, मैंने जल्दी जल्दी मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो रूफ एंड फ्लोर जो है स्टेनिक स्टील का बनाया जाता है, और SS 304, और साइड वाला और इंड वाल जो है फेरेटिक स्टील SS 409 का बनाया जाता है। और क्या बोलते हैं, सोलवार जो होता है, सोलवार जो है ये जो हो जाता है IRSM 41। जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है कि सोलवार किस चीज का बना होता है। अब इससे यह क्वेश्चन रिलेटेड है। तो सोलवार जो है अंडर फ्रेम में होता है, नीचे होता है, और आपका क्वेश्चन जो है यही कर रहा है, पारंपरिक सेल के साइड वाल में प्रयुक्त कार्टन स्टील की विशेषता क्या है। तो कार्टन स्टील को ही जितना भी सेल जो बना होता है या अंडर फ्रेम में जो है, कार्टन स्टील जो है कोरोजन जो है, इसमें जंग को जल्दी नहीं लगता है, इसलिए इसका सेल जो है और मतलब कि ढांचा बॉडी को ही सेल कहा जाता है, ठीक है ना। अब सेल यही आप देखिएगा अपने शॉप में होता है, बिल्डिंग शॉप जो होगा उसमें बिल्डिंग शॉप नहीं लिखता है, सेल बिल्डिंग लिखता है, सेल बिल्डिंग शॉप, बिल्डिंग शॉप नहीं, सेल बिल्डिंग शॉप। तो सेल बिल्डिंग का मतलब ये हो जाता है कि मतलब कि गाड़ी का ढांचा, जैसे कि मानव शरीर का एक कंकाल जैसे होता है, हड्डी का कंकाल, उसी प्रकार समझिए कि ICFLSB का जो कंकाल जो होता है उसी को हम लोग सेल कहते हैं। और सेल जो है कोरोजन मतलब कि उसमें रोधक होता है, मतलब कि जंग नहीं लगता है, इसलिए कार्टन स्टील का यहाँ पर जिक्र हुआ है, कार्टन स्टील का, इसलिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर IRMS के जगह पर कहीं कार्टन स्टील भी दे देता है, ठीक है। तो IRMS 41 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग समझ गए होइएगा जहां तक विश्वास है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं मेरे भैया। चलिए, कह रहा है PAC का मतलब क्या होता है, ठीक है। PAC का मतलब कि यह फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है? फुल फॉर्म, नवा 79 में, ठीक है ना। तो इसका सही जो है क्या पूछ रहा है? PAC का, थोड़ा सा पेंसिल ले लूं मैं, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी आर्टिकल मतलब कि ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 80 में मैं फुल फॉर्म में कुछ ज्यादा बताने के लिए आप लोग भी पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं जल्दी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए। 80 में क्या कर रहा है? एक्सेल में दरारों का पता लगाया जाता है। तो एक्सेल में जो है UST द्वारा हम लोग पता करते हैं, UST के द्वारा, अल्ट्रासोनिक टेस्ट के द्वारा हम लोग मतलब कि एक्सेल के दरारों का हम लोग पता करते हैं, ठीक है। और UST जो है, UST अल्ट्रासोनिक टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं कि माइक्रोमीटर का अल्पमाप क्या होता है। तो माइक्रोमीटर का अल्पमाप वो है 0.01 mm होता है। इसको जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो है, जो भाई मेरे ITI जो किए होंगे वो जो है बताएंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, चलिए। और 82 नंबर में क्या कह रहा है कि
मतलब कि एसी में, नॉन एसी कोच में एक्सल लोड जो है कितना टन होता है, ठीक है। नॉन एसी का एक्सल लोड जो है कितना होता है, ठीक है। तो नॉन एसी का जो है आपको 13 टन होता है, ठीक है। और एसी का जो है 16 टन होता है। एसी के ये जो दिया हुआ है एसी का दिया हुआ है, और ये जो है नॉन एसी का दिया हुआ है। एसी का एक्सल लोड कितना होता है, एसी का तो 16 टन और नॉन एसी का जो है 13 टन होता है। 83 में अब देखिए क्या कह रहा है कि एनएमजी का सही करत मतलब कि क्या होता है। तो मैंने ऊपर अभी मैंने बताया है कि न्यू मॉडिफाइड गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। 83 नंबर क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है कि न्यू मॉडिफाइड गुड्स में अभी मैंने ऊपर बताया है कि इसका कौन सा काम भी है, क्या क्या लादा जाता है। आप वीडियो बैक करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या कह रहा है कि भी ब्लॉक का उपयोग, यानी 84 नंबर में कह रहा है कि भी ब्लॉक का उपयोग जो है कहाँ किया जाता है। तो भी ब्लॉक का आप लोग तो गाँव में भी देखे हुएगा, शहर टाउन में भी देखे हुएगा कि जब मतलब कि जी ब्लॉक का प्रयोग, जैसे कि जहाँ कारपेंटर लोग भी काम करते हैं या लोहारी का जहाँ पर काम होता है वहाँ मतलब कि अगर रड जो है गोलाकार है तो उसको मतलब पकड़ने के लिए, रखने के लिए भी प्रकार के मतलब कि ब्लॉक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा गोल रड के केंद्रों को मतलब कि सही सतह क्या लिखा है का पता लगाने के लिए, ठीक है। यानी बी नंबर में इसका क्या नंबर है 84। रूट में से कोई नहीं, गोल रॉडों की केंद्रों की पता लगाना नहीं, केंद्र का पता या नहीं लगाता है, ठीक है। और क्या कह रहा है सतहों की सत्यता के बारे में जांच, ये भी नहीं, सत्यता की जांच नहीं करता है। कहने का तात्पर्य इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डी नंबर रूट में से कोई नहीं, क्योंकि यह गोल रॉडों को पकड़ने के लिए, सही जगह देने के लिए हम लोग भी ब्लॉक का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेक पाइप पर लगे कट ऑफ एंगल को किस रंग का लगा रहता है, कि क्या नाम है ब्रेक पाइप। तो पार्ट 1 में भी मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल में बताया हूं, आप जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें उसी क्वेश्चन के रिलेटेड ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ब्रेक पाइप का रंग जो है बीपी का रंग जो है हरा होता है, आप जान रहे हैं। एफपी का रंग जो है सफेद होता है, सफेद मतलब कि व्हाइट कलर का होता है, ठीक है ना। आप जाकर उसमें देख लीजिएगा, पार्ट 1 में पूरा डिटेल में मैंने बताया है। होज पाइप कट ऑफ एंगल को कैसे कैसे रहेगा, कैसे याद होगा डिटेल, ये आप लोग देख लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीपीएच का सही करना मतलब कि फुल फॉर्म इसके बारे में पूछ रहा है कि वीपीएच का मतलब क्या होता है, इसका काम क्या होता है। यह जो है उच्च क्षमता वाला पार्सल वाइन है वीपीएच, ठीक है ना। वीपीएच जो है उच्च पार्सल वाला जो है वाइन है। इसमें भी आज जो गैरेज में जो काम करते होंगे उनको पता होगा विशेष रूप से वीपीएच जो है उसमें जो गाड़ी होता है उसमें पुल्ली वगैरह नहीं कसा जाता है, और वो जो है उच्च क्षमता वाला हाई कैपेसिटी मतलब कि प्लेस वैन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर में क्या कह रहा है कि वाता द्वितीय श्रेणी का एसी मतलब कि एसी 2 टीयर बर्थों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी एसी 2 टायर में बर्थों की संख्या कितना होता है, ठीक है। तो ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह जो है बार बार इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है हमारे कर्मचारी भाई बहुत कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको पूरा डिटेल में मैं बता दूंगा। अगर आपके पास काफी कलम हो तो वीडियो को रोक रोक करके इसको लिख ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तत्काल मैं इसका आंसर मैं लगा दूं 46 होता है, फिर उसके बाद मैं लिखता हूं, ठीक है। आईसीएफ, आईसीएफ, ठीक है। तो आईसीएफ में जो है आपको जो है क्या है ये उच्च क्षमता क्या लिखा था द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी का आप जानबे करते हैं ट्रांसपोर्टेशन कोड क्या होता है, तो सीडब्ल्यू होता है। क्या होता है, सीडब्ल्यू होता है। तो सीडब्ल्यू में मतलब कि वातानुकूलित में मतलब कि कितना मतलब कि सीट होता है, तो इसमें जो है 46 सीट होते हैं। कितना होता है 46 सीट होते हैं। और वहीं एसी 3 टायर होता मतलब कि एसी इसका अगर हम कोड ट्रांसपोर्टेशन कोड लिखे तो एसी सी एन, मैं ट्रांसपोर्टेशन कोड इसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। डायरेक्ट में एसी 3 टायर अगर होता है तो इसमें जो है 64 होता है, ठीक है। कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और एस सी एन अगर रहता है मतलब कि स्लीपर 3 टायर अगर रहता है तो इसमें जो है 72 होता है, याद रखिएगा इसमें, ठीक है ना। आईसीएफ में और कहीं कहीं आपको जो है और भी मिल जाता है, तब यहाँ पर लिख देते हैं हाईब्रिड कोच, हाईब्रिड कोच, ठीक है। तो हाईब्रिड में सीडब्ल्यू में यहाँ पर 46 के जगह पर लिख लीजिए कॉपी में भैया, क्योंकि एक जगह आपको नहीं मिलेगा यह बहुत, आप मतलब कि किताब से लेकर के अपने नोट्स वीडियो पीडीएफ ढूंढिएगा तो मिलेगा। ऐसा बात है कि नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, मिलेगा, लेकिन आपको बहुत परेशानी होगा तब जाकर के आपको इकट्ठा यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छे से अच्छे आप लोग को मैं जानकारी दूँ, ताकि आप लोग भी मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, ठीक है ना।
और क्या बोलते हैं, जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उन लोग के लिए विशेष है, मेरा कर्तव्य बन जाता है कि उन लोग के वीडियो भी अच्छा से अच्छा तरीका से क्लियर करूँ, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज 8 का या पार्ट 3 है, ठीक है ना। तो उन लोगों को मान लेते हैं कि जब मैंने क्वेश्चन जो भेजा है तो एक ही क्वेश्चन उनको देखने को मिला है, लेकिन इस क्वेश्चन के आधार पर जो है पूरा डिटेल में मैं बता दूँ ताकि उन लोग को पूरी की पूरी तैयारी हो सके और अच्छा से अच्छा मार्क्स ले सके, और नहीं तो कुछ नाम तो लेंगे कि हाँ इनसे मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छे से अच्छे, मतलब कि हमारा तैयारी हुआ। तब देखिए तो हाइब्रिड कोच में इसके जगह पर ये जो है 52 सीट हो जाता है, मतलब CW मतलब थ्रू टायर में, ठीक है, 3 टायर में, और AC3 मतलब हो जाता है इसमें जो हो जाता है यहाँ पर इसका 72 हो जाता है, और इसमें जो है इसका स्लीपर वाला में इसका 80 हो जाता है। हाइब्रिड कोच में बर्थों की संख्या है, या बर्थों की संख्या याद कीजिएगा और कॉपी में नोट कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। हाँ, अब जो है हम यहाँ पर जो है LHB लिख देते हैं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा भैया, इतना ऐसा आपको कहीं वीडियो में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। बहुत सारा वीडियो देखिएगा लेकिन ऐसा डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। अब LHB पर हम चलते हैं, ठीक है ना। LHB में मैंने पहले यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट AC, ठीक है। तो फर्स्ट AC में जो है 24 सीट होते हैं, ठीक है ना। और CW जैसे अभी मैंने 2 टायर में बताया, CW में AC CW मतलब कि AC CW मतलब कि 2 टायर में, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 52 सीट हो जाते हैं, ठीक है। और AC जो है AC CN मतलब कि 3 टायर में जो है आपको 72 सीट हो जाते हैं, ठीक है ना। और जनरल में जो है यहाँ पर मतलब कि स्लीपर जो है वहाँ पर उसमें कितना हो जाते हैं, तो उसमें जो है 78 हो जाता है, कितना हो जाता है, 78 हो जाता है SCN, ठीक है ना, 78 हो जाता है। और इसमें जो है जनरल जो होता है, जनरल उसमें 99 सीट हो जाते हैं। देखिए भैया ऐसा जो है डिटेल रूप से कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एक लिख दे छूट गया CZ मतलब कि AC CZ जो होता है, AC CZ मतलब कि चेयर कार। देखिए ट्रांसपोर्टेशन कोड भी आप लिख लीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन कोड भी लिख रहे हैं यहाँ पर, आगे क्वेश्चन मिलेगा तो मैं ट्रांसपोर्टेशन कोड नहीं लिखूंगा, मैं बोल दूंगा कि आप उसमें जाकर देख ले, ये ट्रांसपोर्टेशन कोड है। फर्स्ट AC, सेकेंड AC नहीं, 3AC, हाई क्या SCN मतलब जनरल स्लीपर जो है ये जनरल हो गया। और यहाँ पर होता है AC CZ जो है चेयर कार का जो है ट्रांसपोर्टेशन कोड है। LHB में जो है आपको जो है CZ मतलब इसमें 78 सीट हो जाते हैं। ये सब जो है आप कॉपी में नोट कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इस तरह का वीडियो जो है डिटेल रूप से आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब चलते हैं, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। इसका आंसर क्या था, 46 था, ठीक है। चलिए FRP से आप क्या समझते हैं, तो FRP का मतलब होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो A नंबर में दिया हुआ है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक जो A नंबर में दिया हुआ है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह का वीडियो जो है आपको हर जगह नहीं मिलेगा पूरा डिटेल में, ठीक है ना। अगर मेरा वीडियो तक यहाँ तक अगर बने हैं तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अगर अच्छा से अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो हमसे आप जुड़िए और PDF प्राप्त कीजिए, और PDF लेकर के अच्छे से अच्छे तैयारी आप कीजिए। आपको हर तरह से तैयार यहाँ से किया जाएगा, PDF दिया जाएगा, क्रैश कोर्स दिया जाएगा, और गेस क्वेश्चन लास्ट में भी दिया जाएगा जो कि आपको एग्जाम के समय बहुत राम बन के काम करेगा। और उसके बाद में जो है टेस्ट जो है फ्री में आपका लिया जाएगा, और कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है, सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा, याद करने का तरीका बताया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि पूरी तरह से आपको तैयार किया जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसलिए यहाँ से आप PDF प्राप्त करें और हमसे जुड़े। जैसे PDF जैसे आप देख रहे हैं ना कि वीडियो में कितने डिटेल से बताया जा रहा है, उसी तरह आपको पूरा डिटेल से तैयारी कराया जाएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पढ़ते वक्त फंसता है तो उस वक्त भी आप क्वेश्चन भेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और मतलब कि अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। 90 में क्या कर रहा है कि DCP मतलब प्रकार के टाइप का अग्निशामक जो है आग, कौन सा आग बुझाता है, DCP टाइप का, ठीक है। तो DCP टाइप का पहले इसका फुल फॉर्म जान लीजिए कि DCP का फुल फॉर्म होता है ड्राई केमिकल पाउडर, मतलब कि सूखा पाउडर होता है जो कि हर तरह के आग बुझाने में यह सक्षम है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन पार्ट 1 की 2 में आया था, ऊपर वाले में इसी सेट में, कि DCP टाइप जो है किस प्रकार की, यह है कि किस प्रकार का आग बुझाने, उसमें आया था
कि कौन से कोच में लगा रहता है, एसी में, शायद एसी में, एसी टाइप का क्वेश्चन था, थोड़ा दिमाग में नहीं आ रहा है। तो ये जो है डीसीपी टाइप का जो सभी प्रकार की आग बुझाने में सक्षम है। और ये जो है इसे हाँ लगा रहता है, क्वेश्चन था कि एसी कोच में कौन सा प्रकार के मतलब कि फायर एक्सटिंग्विशर लगा रहता है, तो डीसीपी टाइप उसका आंसर था। ठीक है, तो डीसीपी टाइप जो है एसी में ही नहीं बशर्ते सभी जगह अब डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा रहा है। इसलिए अगर इस तरफ का अगर ऑप्शन आ जाए, ठीक है, तो वर्कशॉप में एसी हो, जनरल हो या मतलब कि स्लीपर, सभी में अब डीसीपी टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? कि वो सभी प्रकार के आग बुझाने में सक्षम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ट्विन पाइप बैगन की फीड पाइप का रंग कैसा होता है? अब बैगन हो या कोच हो, कोई भी हो, फीड पाइप का रंग मतलब कि सफेद ही होता है। ठीक है ना, कैसा होता है? सफेद होता है। और ब्रेक पाइप का रंग जो है हरा होता है। आपको तो मैंने बता ही दिया है, ऊपर में भी मैंने बताया है, पार्ट 1 में तो पूरा मैंने डिटेल में मैं बताया है। ठीक है, इसमें दिया है कि बैगन में, अब बैगन हो या कोच हो, कोई भी गाड़ी हो, अगर फीड पाइप का रंग सफेद ही होता है और ब्रेक पाइप का रंग हरा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आईसीएफ कोच का रसोई घरों का परिवहन कोड क्या आता है? देखिए अभी मैंने बताया परिवहन कोड के बारे में, मैंने अभी बोल रहा था और आ ही गया। तो परिवहन कोड जो है अभी मैंने लिखा था ना, उस तो आप लिखे ही होंगे, लेकिन फिर मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर तो कह रहा है पेंट्री कार मतलब कि रसोई यान का। ठीक है ना, पेंट्री कार कहाँ लिखा है? रसोई घर। ठीक है ना, पेंट्री कार का पूछ रहा है, तो पेंट्री कार का जो होता है WCB होता है। कहाँ दिया हुआ है? यहाँ पर दिया है, WCB होता है। ठीक है, और इन्फेक्शन कैरिज का मैंने बताया था पार्ट 2 में भी, या फिर लिख बताना पड़ रहा है मजबूरी में। इन्फेक्शन कैरिज का जो है AR होता है, आप फिर से लिख लीजिए। पेंट्री कार का जैसे यहाँ पर दिया था WCB। फर्स्ट AC का जो होता है FAC होता है, फर्स्ट AC का। उसके बाद में 2 टायर का मैंने अभी नीचे जो सीट की जो संख्या मैं बता दे रहा था उसी वक्त मैं लिखा है CW होता है। और 3 टायर का जो होता है 3AC का, 3AC इसका जो है AC अब लगा देंगे तो ACCN हो जाएगा। तो मैं खाली CN लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? CN। अगर AC लगा देंगे तो ACCN मतलब AC 3 टायर हो जाएगा। S लगा देंगे तो स्लीपर 3 टायर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। चेयर कार का, यहाँ पर चेयर कार का CZ होता है, CZ जो है चेयर कार का होता है। अब AC लगा देंगे तो AC CZ हो जाएगा, मतलब AC चेयर कार हो जाएगा। इस टाइप से मतलब कि। और पावर कार का जो है, पावर कार का क्या होता है? RM होता है। इस तरह वीडियो रोक रोक करके आप लोग लिख लीजिएगा, इस तरह का डिटेल जो है आप लोगों को हर जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, अलार्म सिंगल उपकरण आईसीएफ पूंछ में कहाँ लगा रहता है? कहाँ लगा रहता है? तो आखिरी में, अंत में, मतलब कि इंड वाल में लगा रहता है। कहाँ लिखा हुआ है? इंड वाल, यहाँ लिखा है इंड वाल में लगा रहता है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही है, 93 नंबर का। ठीक है, अब जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 94 में क्या कह रहा है कि फिलर गेज किस तरह के मतलब कि लिए उपयोग? फिलर गेज का प्रयोग दो पार्टों के बीच की दूरी मतलब कि क्लियरेंस को मापने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में आता है कि दो पार्टों के बीच की दूरी, दो पार्टों के बीच की क्लियरेंस, इस टाइप से ऑप्शन आता है। ठीक है, तो इतना याद रखिए, फिलर गेज का प्रयोग दो पार्टों के बीच की दूरी को, गैप गैप को, क्लियरेंस को जांचने के लिए किया जाता है, जो आपको C नंबर में दिया हुआ है। ठीक है, आप समझ गए होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक सिलिटिकल खंड जिसमें कोई जोड़ न हो क्या कहलाता है? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लूँ। एक सिलिंड्रिकल मतलब कि सिलिंड्रिकल लिख रहा है यहाँ पर, सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल अगर कोई जॉब है उसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है तो यह क्या कहा जाएगा? तो उसको सिमलेस कहते हैं। कहाँ लिखा हुआ है? सिमलेस। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई मतलब कि वेल्डिंग ना हो, मान लेते हैं कि यहाँ एक पाइप बना हुआ है, पाइप है, और इसमें कहीं आपको जोड़ जो है, कहीं आपको जोड़ नहीं दिखाई दे रहा है, उसको जो है सिमलेस हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आयाम इतना बताया गया है, सहनशीलता क्या है ना, यानी डायमेंशन इतना, व्हाट इज द टॉलरेंस। देखिए यहाँ पर टॉलरेंस पूछ रहा है। ठीक है, कुछ ऐसा हिंदी लिख देता है जो समझ में नहीं आता है। ठीक है ना, तो एक कुछ भाई बोलते हैं कि नहीं सर हमको हिंदी में ही चाहिए, तो कुछ हिंदी ऐसा भी है, समझ लीजिए कि हिंदी और इंग्लिश का दोनों होना जरूरी है। ठीक है ना, तो टॉलरेंस पूछ रहा है। तो आप लोग ITI जब किए होंगे तो टॉलरेंस का आपको लोग का परिभाषा जो है आप लोग जानते होंगे, जो टॉलरेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो टॉलरेंस जो है लिमिट चैप्टर है, जो फीटर में जो किए होंगे, फीटर से जो वेल्डिंग में भी देता है सब, मतलब कि जो मशीन से किए होंगे उसमें भी यह चैप्टर है टॉलरेंस। तो टॉलरेंस चैप्टर में आप पढ़े होंगे ITI में कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को क्या कहते हैं? टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर आयाम जो है आपको दिया हुआ है, टॉलरेंस कितना दिया हुआ है? 0.02 mm। ठीक है, तो हाई लिमिट का मतलब हो जाता है कि प्लस
मतलब कि यहाँ पर जैसे ये तो आपका बेसिक हो गया 25, लेकिन अलाउंस कितना दिया हुआ है आपको 0.02 mm, ठीक है, प्लस माइनस के बाद में, तो प्लस एक बार प्लस और दूसरा बार माइनस, यानी प्लस 0.02 ये हो गया, और दूसरा क्या है माइनस, फिर इसको लिख लीजिए माइनस 0.02, यहाँ पर पॉइंट है मेरे भैया, ठीक है, ये पॉइंट है, तो 02, तो एक बार प्लस में और एक बार प्लस एक बार माइनस। तो आप परिभाषा आप आईटीआई में पढ़े हैं कि हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। अंतर मतलब कि यहाँ पर घटाना, समझ गए ना, अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ये तो प्लस है ना, प्लस 0.02, हाँ प्लस माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया 0.02 mm, ठीक है। अब ये जो है तो प्लस 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 हो गया, अब जब दोनों जोड़िएगा तो कितना होगा 0.02 mm, ठीक है ना। अरे अरे सॉरी, क्या हो जाएगा 0.22 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा 0.04 mm, जो आपको डी नंबर में दिया हुआ है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा, आप लिख लीजिएगा यहाँ पर, नोट्स जब बनाइएगा जो भाई टेस्ट दिए हैं वहां जब आपको ये मैं बता दूं, जब टेस्ट लेता हूं तो उसी वक्त आप नोट्स नहीं बनाइएगा। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन रहेगा आपको मिल जाएगा, उस वक्त जब नोट्स बनाते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये बताया, तो वहां पर आप नोट कर लीजिएगा, जब नोट्स बनाइएगा तो आप पहले लिख लीजिएगा टॉलरेंस का परिभाषा की हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को हम टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पर लिमिट जो है आयाम आपको दिया हुआ है, मतलब कि 0.02 है, तो हाई लिमिट और लो लिमिट का अंतर मतलब घटाए, तो इसमें आंसर जो है 4 आ गया। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कर रहा है, कुंजी एक उपकरण है जिसका उपयोग, कुंजी मतलब कि कीवे, ठीक है ना। कीवे जो है क्या है, दो पार्टों को जो है बांध करके रखता है, ठीक है ना। क्या करता है, बांध करके रखता है, जोड़ करके रखता है। तो देखिए क्या करें, मेटिंग भागों को एक साथ रखने के लिए, मतलब कि सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक साथ जो है, अब देखते हैं कि पुल्ली जो फिट किया जाता है एक्सल पर, या बहुत सारा आप मशीनिंग जो मशीन शॉप में होगा उनको ज्यादा याद देखने को मिलता होगा कि छोटा छोटा जो है की जो है बनाया रहता है, ठीक है ना। की बनाया रहता है, यहाँ पर हेड इसका बनाया रहता है, हेड, और की को जो है पुलिया जो गियर होता है उसमें जो है हम लोग मतलब कि उसको उसमें ठोक करके फंसा देते हैं जिससे कि वो स्लिप नहीं करता। तो क्या करता है वो मेटिंग पार्टों को जो है मतलब कि एक साथ रखता है, मतलब कि बांध करके रखता है। ये तो आप जानते हैं, इसमें विशेष आपको समझाने की जरूरत नहीं, आप खुद ही चालाक हैं। चलिए, एयर ब्रेक सिस्टम में कंट्रोल रिजर्वायर का चार्ज क्या है। तो कंट्रोल रिजर्वायर देखिए, सीआर का मतलब होता है कंट्रोल रिजर्वायर, एयर का मतलब होता है, इसमें पूछा था ये कंट्रोल का सीआर का फुल फॉर्म, तो कंट्रोल सीआर का फुल फॉर्म, तो सीआर का मतलब हो जाता है कंट्रोल रिजर्वायर, एयर का मतलब हो जाता है एक्जुलरी रिजर्वायर। तो कंट्रोल रिजर्वायर का यहाँ पर काम किया है, तो कंट्रोल रिजर्वायर जो है ब्रेकिंग सिस्टम को गाइड मतलब कि कंट्रोल करता है, ठीक है ना। तो हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ाते हैं, देखिए कहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है, डीवी वाल्व को नियंत्रित करने के लिए, बीपी प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए, ब्रेक प्रणाली नियंत्रित करने के लिए, पंप को, मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी ब्रेक प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए सीआर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होइएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हम आ गया हमारा 99। 99 में क्या है कि एक्सल बक्स का उभरा हुआ रोलर बेयरिंग में दरार धातु की आवाजों को धुआं लाल गर्म आगे का, देखिए ये जो मैं हॉट एक्सल के बारे में जो मैंने बताया था कल, पूरा डिटेल में पार्ट 2 में मैंने हॉट एक्सल के बारे में मैंने बताया था। मैंने बेयरिंग जो है किससे कैसे गर्म होता है, कितना बेयरिंग को गर्म होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, सब मैंने पार्ट 2 में बताया था। लेकिन इसका आंसर मैं डायरेक्ट मार देता हूँ, हॉट एक्सल इसका आंसर होगा। एक्सल बक्स का उभरा हुआ, जब देखिए जब बेयरिंग जब गर्म हो जाता है ना, मैं शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि बेयरिंग का अधिकतम जो है गर्म 80 डिग्री से गर्म अधिक नहीं होना चाहिए, 80 डिग्री से सेल्सियस से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। जब इससे गर्मी जब अधिक पहुंचता है तो गर्म हो जाता है बेयरिंग, और बेयरिंग जब गर्म हो जाता है तो ग्रीस, जो क्वेश्चन आया था कल पार्ट 1 में जो है, इसी का जो पार्ट 1 था, जो ग्रीस जो है हर एक जगह से निकलने लगेगा, सामने बॉक्स से साइड से निकलने लगता है, ठीक है ना। और एक्सल जो है हॉट हो जाता है, 80 डिग्री जो है गर्म हो जाता है, तो ठीक है ना। कल मैं ये भी बताया था पार्ट 1 में कि एक ही एक्सल पर अगर 2 बेयरिंग लगा हुआ है तो इसमें दोनों बेयरिंग में हीटिंग का अंतर जो है आईसीएफ में जो है 20 डिग्री तथा एलएचबी में 15 डिग्री, एलएचबी है, ठीक है ना, एलएचबी में 15 डिग्री और आईसीएफ में
आईसीएफ में जो है इसको जो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक अंतर जो है दोनों बेयरिंग में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बेयरिंग में बाकी हॉट में अंतर, ठीक है, लेकिन इस तरह अगर पूछे क्वेश्चन तो 80 डिग्री से अधिक गर्म नहीं होना चाहिए। वहीं 80 डिग्री से अधिक जब गर्म हो जाता है तो एक्सल जो है हॉट होने लगता है। और इसमें क्या कह रहा है, देखिए उभरा उभरा हुआ मतलब बॉक्स जो है उभर जाता है, रोलर बेयरिंग में दरार आ जाता है, धातु आवाज आने, धुआं, लाल, गर्म जो है सब जो है प्रक्रिया होने लगती है किसमें, हॉट एक्सल होने में, जब बेयरिंग 80 डिग्री से अधिक गर्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, मालगाड़ी में फ्लैट टायर की मतलब वाली ट्रेन की गति कितना होना चाहिए। मालगाड़ी में फ्लैट टायर की गति जो है कितना होना चाहिए, इसके बारे में भी मैं डिटेल में मैं बता दूं, ठीक है। हाँ, तो मालगाड़ी की बात बता रहा है ना कि फ्लैट टायर, तो इसमें जो है 60 होता है, दिया है कहीं नहीं दिया हुआ है, और इसमें जो 40 किलोमीटर दे दिया है, ठीक है ना। तो आईसीएफ में जो है, आईसीएफ में जो है मतलब कोचिंग स्टॉप में फ्लैट टायर नहीं 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 नहीं, ठीक है, गति यह पूछ रहा है, ठीक है ना। हम फ्लैट टायर की सीमा हम दिमाग मेरा चला गया है, तो गति जो है इसका जो है 40 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है ना, 40 किलोमीटर मालगाड़ी में, ठीक है। और फ्लैट टायर जो है, फ्लैट टायर कितना होना चाहिए ये ये किलोमीटर है, मतलब स्पीड पूछ रहा है, मैं फ्लैट टायर के बारे पर मेरा चला गया था दिमाग, ठीक है। तो फ्लैट टायर जो है कोचिंग स्टॉक में, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कोचिंग स्टॉक, तो कोचिंग स्टॉक के लिए 50 होता है, ठीक है ना, कोचिंग। और गुड्स के लिए मतलब कि मालगाड़ी के लिए 60 होता है फ्लैट टायर की सीमा, याद कीजिए, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, 60 और 50 ठीक है। कोचिंग के लिए 50 और गुड्स के लिए, गुड्स मतलब कि मालगाड़ी जो भी हो उसके लिए फ्लैट टायर की सीमा 60 है, याद कीजिए रखिएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक में राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। चलिए अब राजभाषा चालू हो गया, अब आपका एथिक्स समाप्त हो गया, क्या बोलते हैं मतलब टेक्निकल क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन आपको पढ़ने में, वीडियो देखने में कैसा लगा, यहाँ तक अगर वीडियो में बने हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा मेरे भाई, ठीक है ना। इसलिए कि इतना वीडियो मेहनत से बनाते हैं, आप लोग को लाइक शेयर करना है। लाइक शेयर तो कर आप लोग तो कर ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस बात का शक है कि लाइक तो करेंगे, देखेंगे, कमेंट भी करेंगे, लेकिन शेयर नहीं करेंगे, इसलिए कि आप जहाँ पर है वहाँ अगर शेयर करते हैं तो आप ही के खिलाफ वो आदमी कंपटीशन में खड़ा हो जाएगा। ये तो बात 100% सही है, लेकिन आप दूसरी जगह आप शेयर तो कर सकते हैं जहां पर अदर जगह आपके दोस्त लोग काम करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है बीजी खेर थे, ठीक है ना। कौन थे, बीजी खेर थे। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनको मैं ये कहूंगा कि राजभाषा वाला पूरा एकदम डिटेल में पीडीएफ को पढ़ें, और जो भी अगर जो इंग्लिश भाषी है, इंग्लिश में जो मतलब दक्षिण भारत वाले, ठीक है, तो वो जो है हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और राजभाषा का अच्छा से अच्छा तैयारी वो कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो मैंने बता दूं क्या हो गया, या बीजी खेर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राजभाषा का विस्तार रूप जो है मतलब क्या होता है, ठीक है। तो विस्तार रूप जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वाला मतलब कि बी नंबर हो जाएगा, आप लोग खुद दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो गया, मैं जल्दी जल्दी मैं आगे पढ़ रहा हूँ। संविधान की सूची में कितनी भाषा है, तो 22 भाषा है, आप तो जानते हैं, आप तो इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। चौथा नंबर में क्या कह रहा है कि हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो एकदम यह रनिंग क्वेश्चन है, आप सभी को मालूम है कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। और 5 नंबर में क्या है कि 1976 में गठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। तो ये आप लोग को थोड़ा डिटेल में बताने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष जो है होम मिनिस्टर होते हैं, मतलब कि गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। और संसदीय और केंद्रीय राजभाषा समिति के जो अध्यक्ष जो है पीएम होते हैं, मतलब कि प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, प्रधानमंत्री, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं। तो याद आप कॉपी में लिख लीजिएगा, केंद्रीय 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 हिंदी समिति का अध्यक्ष जो है मतलब कि पीएम होते हैं, ठीक है। और संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष जो है होम मिनिस्टर, मतलब कि गृह मंत्री होते हैं, ठीक है ना। और उस वक्त जब 76 जो है उस वक्त का मतलब गृह मंत्री श्री ओम मेहता जी थे, इसीलिए यह ओम मेहता इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष, देखिए यहाँ पर आ गया, केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष कौन है, कौन होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर मतलब कि प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि तत्कालीन अभी पीएम जो है मोदी जी हैं, मोदी जी संसदीय केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। इसमें अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, कोई क्वेश्चन अगर डाउट में है तो जरूर क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बात आप लोग को बता दूं कि
ये जो है बहुत लोग कंफ्यूज करने लगते हैं कि ये मतलब किस क्षेत्र में आता है, ठीक है ना। जो स्टेट का नाम जब दे देता है ना, तो ये किस क्षेत्र में आ गया, ABC जो देता है क ख ग किस में आता है, तो कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं ठेठ भाषा में मैं बता दूं सीधा सीधी, लगभग इससे आपको 80% क्वेश्चन आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे जैसे कि आप क्या कीजिए कि जितने भी अपने माइंड में याद हो ना हो, अपने दिमाग में बैठाइए कॉमन सेंस से, कि जितने भी स्टेट मतलब कि राज्य हैं, उस राज्य के अगर शुद्ध हिंदी भाषा है तो वो ए रीजन में है, मतलब कि क क्षेत्र में है, ठीक है। और हिंदी से मिला जुला अगर उसका भाषा है उस स्टेट का, तो बी क्षेत्र में है। अब अपना दिमाग से देखिए कौन कौन सा राज्य जो है हिंदी से मिला जुला जिसे बोलता है, मैं बताऊंगा, अभी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, घबराइए नहीं। और जो हिंदी से बिल्कुल अलग भाषा है उसको सी क्षेत्र में रखेंगे, जैसे दक्षिण भारत वाले लोग हैं, ठीक है ना। तो ए रीजन वाले को तो आप लोग भी बहुत जानते होंगे कि कहाँ एकदम शुद्ध हिंदी बोला जाता है और कहाँ मिलाकर पूछा जाता है। तो जो एकदम अलग बोला जाता है वो भी आप लोग अच्छा तरह से जानते हैं। दक्षिण भारत में जितने भी स्टेट हैं, और बंगाल भी है, पूर्व में भी जितने भी कुछ ऐसे स्टेट हैं, मणिपुर, असम, जितने भी, वो वहाँ का भी सब अलग भाषा है, वो सब सी में आता है, ठीक है ना। और बी में जो है कुछ लोग कंफ्यूज करने लगते हैं, इसलिए बी वाला ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, इसलिए उसका मैं ट्रिक मैंने बनाया है कि पंगु दमन, पंगु दमन, पंगु दमन महाचंडी, महाचंडी दादर, दादर नगर, नगर को खा चंडी, ठीक है। तो पंगु दमन महाचंडी दादर नगर को खा चंडी, खा चंडी का मतलब खा क्षेत्र, ठीक है। तो प से पंजाब, गु से गुजरात, द से दमन एवं दीव, पंगु दमन, म से महाराष्ट्र, दमन, पंगु दमन महाचंडी, म से महाराष्ट्र, दमन एवं दीव होगा, दमन से दमन एवं दीव, म से महाराष्ट्र, महाचंडी, च से चंडीगढ़, दादर और नगर हवेली, ये सब जो है खा क्षेत्र में आते हैं, अर्थात ख क्षेत्र में, अर्थात बी रीजन में आते हैं, ठीक है। और ये रीजन वाले तो आप जानते हैं कि सबसे शुद्ध हिंदी बोलते हैं, और सी जो है बिल्कुल अलग वाले जो दक्षिण भारत वाले हैं। जहां तक विश्वास है कि आपको इस ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को क्वेश्चन याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्राथमिक हिंदी पठायकर, प्राथमिक क्या कह रहा है, प्राथमिक यानी प्रथम, तो वो होता है प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ, ठीक है। तो 1 नंबर में प्रबोध होता है, या 1 नंबर में 2 नंबर में प्रबोध प्रवीण, और 3 नंबर में जो होता है प्राज्ञ होता है। तो यहाँ पर प्राथमिक पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर प्रबोध हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब लागू हुआ, धारा 3(3) कब लागू हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यह जो है आपको 26 जनवरी कहाँ दिया हुआ है, 26 जनवरी 1965 में यह जो है लागू हुआ है, 26 जनवरी 1965, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो है वीडियो का क्वेश्चन खत्म होता है। अब मैं आप लोग को ये बता दूं कि इस वीडियो का या किसी भी वीडियो का या LDC JEE के अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए आप लोग को यहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। और LDC JEE AME MO और बहुत और भी जगह ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, क्या बोलते हैं कि इसको जो हेल्पर भाई लोग हैं उनको टेक्नीशियन के लिए भी उन लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन पूछा जाता है। उन लोगों के लिए भी अच्छे से अच्छे तैयारी के लिए हमसे जुड़िए और PDF लीजिए। गाइडलाइन गेस क्वेश्चन जब आप लोगों को परीक्षा नज़दीक में आ जाएगा तो गेस क्वेश्चन जो मैंने अपने हाथों से जो मैंने नोट्स बनाए उसका भी मैं फोटो खींचकर मैं भेजूंगा और अच्छा से अच्छा आप लोग को तैयारी कराऊंगा ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आप लोग ला सकें, ठीक है ना। और इस सभी को मतलब PDF पाने के लिए जो है आपको मेरे WhatsApp पर कांटेक्ट करना होगा, जिसका नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप लोग कांटेक्ट करके आप हमसे PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। PDF प्राप्त कीजिए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। और ITI से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सभी का यहाँ से PDF आप लोग को, मशीनिस्ट टर्नर जितने भी हैं, ज़्यादा करके बेल्डर से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेल्डर का सभी का यहाँ से PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और आपको जो है जितने भी डिपार्टमेंटल जो है पास, PTO, लीव, 1966 जो है रेल आचरण नियम, रेलवे एक्ट 1948, D&AR रूल, कंप्यूटर, यानी सभी तरह के आप लोग को PDF यहाँ से प्राप्त कराया जाएगा और अच्छा से अच्छा तैयारी कराया जाएगा। एकदम कहीं से भी PDF और मतलब कोई भी वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए आप लोग हमसे जुड़ें और PDF प्राप्त करें। चलिए देखिए, एक और मैं बात बता दूं कि इस पर WhatsApp को पहले सेव कीजिए, उस पर लगे फोटो को पहले पढ़िए, उसके बाद मैसेज कीजिए, क्योंकि फोटो पर लिखा हुआ है कौन कौन से PDF आप लोग के लिए है, कौन कौन सा PDF चाहिए नहीं चाहिए, कैसे मिलेगा नहीं मिलेगा, मतलब कि सब उसमें नियम कानून लिखा हुआ है, उसको पढ़ें उसके बाद मैसेज करें, ठीक है। चलिए मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।